good morning everyone. Welcome in the class of economics. So we were discussing the most interesting chapter of your book, that is aggregate demand and its components, right? Chapter number 7th of macroeconomics. Till yet we have discussed about the consumption and saving function. We have discussed the equations as well as numerical portion. Now today we have to go with the investment function. As investment is one of the important component of aggregate demand, right? So we have to discuss what is investment and how investment is related with income. Have a look on the definition part. Investment is simply the expenditure incurred on creation of new capital assets. मैं न्यू कैपिटल असेट्स परचेज करने पे जो भी एक्सपेंडिचर लगा रही हूँ या मैंने न्यू कैपिटल असेट्स अक्वायर करी है कहीं से, उस पे जो भी एक्सपेंडिचर मैं कर रही हूँ वही इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है. वी कैन से इन्वेस्टमेंट इज कैपिटल फॉर्मेशन. बट यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कैपिटल असेट्स लिखा हुआ है बट रॉ मटेरियल पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो भी इंक्लूडेड है. ये सबसे खास बात है कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है. तो हम इन्वेस्टमेंट की दो अलग अलग पार्ट नहीं पढ़ने वाले हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. नो, वो नेशनल इनकम में पढ़ेंगे. यहाँ पे तो हमें इन्वेस्टमेंट को एक कांस्टेंट वेरिएबल के फॉर्म में पढ़ना है, तो हम इसको डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे. बट आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि रॉ मटेरियल परचेज करके प्रोड्यूसर ला रहा है तो क्या आप उसको इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में ट्रीट करेंगे? तो बिल्कुल जी. इन्वेस्टमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, फिक्स्ड एंड इन्वेंट्री. यहाँ पे अगर आपने फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स या रॉ मटेरियल परचेज किए और वो इस साल यूज नहीं होंगे तो वो भी हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ही ट्रीट किए जाएंगे, राइट? आगे देखिए. This part also I have given you an introduction in offline class, right? Induced investment and autonomous investment. Induced की खास बात ये है कि आपको केवल डेफिनेशन ही पढ़नी है, आपके सिलेबस में ये डिटेल में नहीं है, आगे जाके आएगा हायर स्टडीज में. Induced investment is the investment which directly depends upon the level of income. यानी मेरी इनकम से अफेक्ट होने वाला इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है. ये इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता रहता है विद द इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम. जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे ये इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा. डायरेक्ट रिलेशन रहेगा किसमें? इन्वेस्टमेंट में और इनकम में. हैव अ लुक ऑन द ग्राफ. At OM level of income, at OY level of income, I was willing to invest only OM level of amount. But when my income increased, I increased the amount of investment as well. So this investment curve is upward sloping, showing a direct relationship between income and investment. But हमारे syllabus में ये वाला investment है. ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो इनकम से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, इनकम चेंज हो चाहे नहीं हो इस पे फर्क नहीं पड़ेगा. ये इनकम इनइलास्टिक है, यानी इनकम के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे ये इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहने वाला है. जनरली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट स्पेंड करती है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे. इकोनॉमी का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट लग रहा है वो यहाँ पे आएगा. और भी बहुत सारी चीजें आती है, बट हमें यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में इसी इन्वेस्टमेंट को पढ़ना है और इसको कांस्टेंट मान के चलना है कि ये इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होगा. देयरफॉर द इन्वेस्टमेंट कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. Now the difference between autonomous and induced it is driven by profit motive, whereas autonomous it is done for social welfare. Induced is income elastic because it changes with change in income, whereas autonomous is not income elastic. It is not affected by income level. Investment curve is upward sloping in case of induced investment and it is parallel to x-axis in case of autonomous investment. Induced is generally done by private sector, generally done. It doesn't mean that government is not incurring any expenditure in induced form. वो भी करती है investment expenditure, but generally हम ये मान के चल रहे हैं कि ये private sector profit के लिए invest कर रहा है. और autonomous गवर्नमेंट कर रही है क्योंकि इनकम से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है. गवर्नमेंट को ये नहीं देखना है कि इससे कितनी इनकम जनरेट होती है, राइट? आगे देखिए. अब क्योंकि हम कीन्स की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो कीन्स ने इन्वेस्टमेंट के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स दिए वो हमें पढ़ने हैं. ऑल्दो इन्वेस्टमेंट को बहुत सारी चीजें डिटरमाइन करती है, देयर आर वेरियस फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस आवर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बट हमें कीनेसियन थ्योरी के अकॉर्डिंग केवल 2 डिटर्मिनेंट्स की बात करनी है. डिटर्मिनेंट नंबर 1 इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिटर्मिनेंट नंबर 2 इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब देखिए, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, बहुत आसान. बुक की थ्योरी पढ़ने से पहले एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इससे रिलेटेड.
क्या बताना चाहते हैं कीन्स इसके थ्रू, वो हम समझ लेते हैं, उसके बाद में हम इसको बुक से रीड कर लेंगे। देखिए, जो MEI वाला पार्ट है, यानी कि जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है, वो आपको शॉर्ट में बता रहा है कि आपका इन्वेस्टमेंट आपको पर एनम कितने % रिटर्न देता है। यानी कि ये जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये यहाँ पे आपको ये बताना चाहता है कि अगर आप 10 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये 10 लाख रुपीस आपको कितने % का रिटर्न जनरेट करके देगा। इट मींस अगर मैं 10 लाख रुपीस कहीं से अरेंज करके किसी भी मशीनरी में, किसी बिजनेस में, किसी भी एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो वो मुझे कितने % रिटर्न देता है। क्या ये कंसेप्ट सभी को समझ में आया कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या बताएगा? परसेंटेज टर्म में बताएगा आपका इन्वेस्टमेंट आपको कितना रिटर्न दे रहा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जो मुझे कैपिटल अरेंज करने पे उस कैपिटल पे लगाना पड़ेगा। यानी जब मैं कैपिटल अरेंज करूंगी तो मुझे कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ रहा है। कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा कंपैरिजन करेंगे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में। अब आप मुझे दिमाग लगा के बताइए इन द बाय रेजिंग योर हैंड्स कि सपोज यू आर बोरोइंग मनी फ्रॉम बैंक, जो आपको अपने बिजनेस में कैपिटल बना के लगानी है, वो बोरोइंग पे आपको 12% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो ये क्या होगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जो आप पे कर रहे हैं अपनी कैपिटल पे। कैपिटल खुद अरेंज की भी होगी तो भी पे करना पड़ेगा, और कहीं से बोरो करके लाए हैं तो भी पे करना पड़ेगा। नाउ सपोज दिस इन्वेस्टमेंट विल गिव यू एन रिटर्न ऑफ 18% पर एनम। आपकी कैपिटल की एफिशिएंसी इतनी है कि ये आपको कितने रिटर्न दे रहा है? Marginal efficiency of investment 18%. Now, whether this investment would be profitable for you or not, let me know. Raise your hands. Yes, Piyush. प्रॉफिटेबल है मैम। प्रॉफिटेबल है। कब ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा ये कौन बता रहा है? कोई एक ऐसी सिचुएशन जिसमें ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा? यस, जब मैम MEI रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम होगा। बिल्कुल, ये तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। आप देखिए, मैं मनी अरेंज कर रही हूँ 12% पर एनम पे, और उस मनी को इन्वेस्ट करके मुझे मिल रहा है 18% पर एनम, यानी 6% पर एनम मेरी अर्निंग हो रही है। बिजनेसमैन यही करता है, पैसा अरेंज करता है मार्केट से और उस पैसे को इन्वेस्ट करके उससे पैसा मल्टीप्लाई करके बनाता जाता है, और इंटरेस्ट पे करने के बाद भी अपनी इनकम सिक्योर कर लेता है, राइट। बट अगर किसी केस में उसको लगता है कि उसको रिटर्न, सपोज यहाँ पे कोविड की वजह से मार्केट लो हो गया, और मार्केट लो होने की वजह से मेरा रिटर्न जो है वो रिटर्न डिक्रीज हो गया है, और मेरी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डिक्रीज होके हो गई है 10%। अब क्या ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो ये दोनों फैक्टर्स ऑटोनॉमस को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, बट हमें देखना है कि ये दो वो चीजें होती है जो इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन कर सकती है। तो अगर MEI लो है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो ऐसे में मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगी। अब आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा सा रिलेट कीजिए। जब पिछले 2 साल से कोविड हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो गई है, रिटर्न्स कम मिल रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। अब रिटर्न कम मिल रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट कम होते ही हमारी इकोनॉमी डूबने लग जाएगी। तो क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ चेंजेस दिखे थे इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए? क्या आपने ऑब्जर्व किया पिछले 1.5-2 साल में कि गवर्नमेंट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी डिक्रीज कर दिया ताकि हमारी इकोनॉमी में ये जो इन्वेस्टमेंट लो होता जा रहा है ड्यू टू लो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये ना हो? तो अगर बाय चांस बिजनेसमैन को प्रॉफिट पे रिटर्न, बिजनेसमैन को अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कम मिलता है, ऐसे में गवर्नमेंट फिर कोशिश करती है कि वो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी रिड्यूस करवाए ताकि लोग इन्वेस्ट करना ना छोड़े। इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी इकोनॉमी में, राइट। तो अभी हम इसको देखते हैं। इसमें आपके 2 फैक्टर्स बता रखे हैं। आपके लिए इतना काफी है जितना मैंने आपको बताया है, तो लर्निंग और एक्सप्लेनेशन आपको बस इसी का रखना है। अब देखिए ये कैलकुलेट कैसे किया, पहले तो इसका मीनिंग देखिए।
Marginal efficiency of investment refers to expected rate of return from an additional investment. मैं additional investment कर रही हूँ तो उससे मुझको कितना interest, कितना return मिलने वाला है. मेरा investment मुझे 10%, 20%, 30, 40 कितना percent return देगा ये मैं check कर रही हूँ. अब ये रिटर्न चेक करने के लिए मुझे दो चीजें देखनी है. नंबर वन इज द सप्लाई प्राइस ऑफ माय असेट. यहाँ हम बात कर रहे हैं कि मैं कोई मशीनरी लेके आई और वो मशीनरी मुझे कितना रिटर्न दे रही है. तो सपोज मैं वो मशीन लेके आई 10,000 रुपीज में, यानी मेरी असेट की सप्लाई प्राइस कितनी है 10,000 रुपीज, और सभी एक्सपेंसेस को हटा के वो मुझे कितना नेट रिटर्न देगी ये प्रोस्पेक्टिव यील्ड से आपको पता चलेगा. तो मैंने मेरी मशीनरी को देखा और मशीनरी ने मुझे बताया कि पर ईयर मुझे 1200 रुपीज का रिटर्न मिल रहा है. 1200 रिटर्न का, 1200 रुपीज का. लेकिन 1200 रुपीज में से मैंने 200 रुपीज माइनस कर दी क्योंकि मेरी मशीनरी पर ईयर 200 का रिपेयर भी मांग रही है. मशीन पे मुझे मशीन को रन करने के 200 रुपीज के एक्सपेंसेस भी देने पड़ रहे हैं. यानी जो मंथली रिटर्न मशीन मुझे दे रही है 1200 रुपीज का, उस पे मुझे क्या करना पड़ रहा है, एक्सपेंस भी करना पड़ रहा है. मंथली नहीं, एनुअली, हम एनुअली मान के चलते हैं. एनुअली उस पे मुझे एक्सपेंस भी करना पड़ रहा है 200 रुपीज का. तो नेट अर्निंग मेरी इस मशीन से कितनी हो रही है 1000 रुपीज की अर्निंग हो रही है 10,000 रुपीज की असेट से. इट मींस मुझे 10% पर एनम के अकॉर्डिंग ये असेट क्या कर रही है, रिटर्न दे रही है. सबको समझ में आ गया होगा. मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, हायर द बेटर. आप इसके आगे लिख सकते हैं, जितनी हाई है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल उतना ही हमारे लिए फायदा है. आगे देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट. इट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट. ये इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करने के लिए मैं पैसा जो लेके आ रही हूँ उस पैसे पे जो इंटरेस्ट पे कर रही हूँ दैट विल बी ट्रीटेड एज रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगर आपकी खुद की कैपिटल है तो भी उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है. कॉमर्स वाले बच्चों को अच्छे से पता होगा. कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा, व्हाट इफ वी आर हैविंग मनी, वी आर नॉट बोरोइंग द मनी फ्रॉम मार्केट. इवन इफ यू आर हैविंग द मनी और आप उस मनी को बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बिजनेस में एक एक्सपेंस शो करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट. तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि कितना इंटरेस्ट आपको लगाना पड़ रहा है. अगर आरओआई ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट हम कम करेंगे और आरओआई कम तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा. यहाँ पे देखिए कंपैरिजन वाले पार्ट में आपको बता रहे हैं, द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट कैन बी वर्कड आउट बाय कंपेयरिंग एमईआई विद आरओआई. ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. इफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन आरओआई देन द इन्वेस्टमेंट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर यू, अदरवाइज लॉस का सौदा है. चलिए भाई आगे आ जाइए. एक्स एंट एंड एक्स पोस्ट कंसेप्ट. एंट वर्ड जो यूज किया जाता है वो हमेशा प्लान्ड चीजों के लिए किया जाता है. आप जो पहले से प्लानिंग कर रहे हो, जितने भी प्लान्ड वेरिएबल है वो एक्स एंट वेरिएबल्स होते हैं. और पोस्ट यानी काम हो चुका है, होने के बाद की आप बात कर रहे हो, तो पोस्ट वेरिएबल जितने भी होते हैं वो एक्चुअल वेरिएबल होते हैं. ये आपको याद रखना पड़ेगा. एक्स एंट वेरिएबल मतलब प्लान्ड वेरिएबल्स. मेरा प्लान्ड कंजप्शन, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, प्लान्ड सेविंग. और एक्स पोस्ट मतलब मेरी एक्चुअल सेविंग, मेरा एक्चुअल कंजप्शन और मेरा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट. जैसे सपोज आज भानु पढ़ाई करने बैठा, ठीक है, और भानु ने सोचा कि भाई मुझे क्या कर लेने हैं 25 न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 7 अपने फेयर रजिस्टर में कर लेने हैं अच्छे से. तो ये है उसका एक्स एंड होमवर्क, यानी प्लान होमवर्क, कि वो इतने प्लान, उसका प्लान ये है कि आज उसको इतने न्यूमेरिकल्स करने हैं. और एक्चुअली जब वो पढ़ने बैठा तो आफ्टर सो मेनी डिस्ट्रक्शंस and disturbances he was able to complete 18 numericals in his register. तो ये है एक्स पोस्ट होमवर्क, एक्चुअली उसने कितना काम किया. तो वैसे ही हमारी इकोनॉमी में प्लान्ड इनकम, प्लान्ड कंजप्शन, प्लान्ड सेविंग अलग होता है और एक्चुअल थोड़ा सा डिफरेंट होता है. ये आपको भी पता है. हमारे प्लान से हमेशा हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस में थोड़ी सी वेरिएशंस तो आ ही जाती है. अगर नहीं आ रही है तो आप बहुत बढ़िया सिचुएशन पे हैं, बट अगर आ रही है तो हमें ये डिफरेंसेस पढ़ने पड़ेंगे. चलिए अब देखिए, मैं ये शॉर्ट में समझा रही हूँ आपको केवल. एक्स एंड सेविंग मींस द अमाउंट ऑफ सेविंग व्हिच हाउसहोल्ड्स आर प्लानिंग टू सेव एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम. प्लानिंग, प्लान्ड है, रियल नहीं है, एक्चुअल नहीं है. और इसी की दोबारा डेफिनेशन लिखी हुई है, कोई हमें रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. एक्स एंड इन्वेस्टमेंट
the amount of investment which the firms are planning to invest. I repeat, planning to invest, actually invest नहीं किया है. Actual जब पढ़ेंगे तो वो ex post होगा. ठीक है. जनरली इक्विलिब्रियम कब आता है? जब प्लान सेविंग और प्लान इन्वेस्टमेंट इक्वल हो, कि जितनी हमारी इकोनॉमी में सेविंग प्लान हुई है उतनी की उतनी इकोनॉमी में किसी न किसी सेक्टर से अमाउंट इन्वेस्ट भी होगी. जब इन्वेस्ट होगी तो हमारी इकोनॉमी नॉर्मल इक्विलिब्रियम पे रहेगी. बाय चांस सेव ज्यादा होने लग गया इकोनॉमी में और इन्वेस्ट कम हो रहा है तो प्रॉब्लम है. अगर मैंने जो पैसा बचाया वो वापस इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जो हम पढ़ेंगे आगे. ठीक है. अभी देखिए यहाँ पे टाइम की शॉर्टेज है तो हम जिस अकॉर्डिंग इसको रीड कर सकते हैं. ये कह रहे हैं इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम कब आता है? व्हेन द प्लान्ड सेविंग एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल. मैं एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहूंगी अगर मैं सोच रही हूँ कि मुझे 200 रुपए पर मंथ बचाने हैं और वो 200 रुपीज किसी प्रॉफिटेबल जगह पे इन्वेस्ट कर देने हैं. ठीक है. ऐसा क्यों? क्योंकि हम टू सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं तो हाउस होल्ड सेविंग्स कर रहे हैं और फर्म्स उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं. सेवर्स और इन्वेस्टर डिफरेंट डिफरेंट पीपल है, डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज के साथ, तो काफी बार ऐसा भी होता है कि इसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं. ठीक है. सिर्फ इक्विलिब्रियम पे वो इक्वल होता है, अदरवाइज अनइक्वल रहता है क्योंकि दो अलग अलग ग्रुप्स है. सेविंग करने वाला अलग ग्रुप, इन्वेस्टमेंट करने वाला अलग ग्रुप. सेविंग वाला इनडायरेक्टली उस इन्वेस्टमेंट को फर्म तक पहुंचाएगा. कैसे? ये आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 6 में. बैंकिंग में हम सेव करेंगे बैंक में, बैंक उस पैसे को लोन के फॉर्म में देगा, हमारी सेविंग कन्वर्ट हो जाएगी इन्वेस्टमेंट में. हाउस होल्ड ने अपना पैसा बैंक्स में सेव करवाया और बैंक्स ने क्या किया? उस पैसे को आगे फर्म्स को लोन के फॉर्म में दे दिया, तो फर्म्स की बोरोइंग होके वो फर्दर इन्वेस्ट हो जाएगा. तो वो सारी चीजें डिटेल में आप पढ़ेंगे आगे. अभी देखिए, सेविंग फ्यूचर अनसर्टेन कंटिजेंसी के लिए आपने रखी है और इन्वेस्टमेंट आपने प्रॉफिट के लिए किया. तो हमने अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए, प्रिक्योर करने के लिए बैंक्स में सेव किया और वो पैसा वहां से ले गए इन्वेस्टर्स प्रॉफिट के मोटिव से. इसको अच्छे से बढ़िया से चार्ट के साथ हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में. अभी तो आपको सिर्फ थोड़ा सा, क्योंकि ये सारा नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है. ये जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं. अब एक्स पोस्ट एक्चुअल सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट. ठीक है. एक्चुअल वैल्यू इनकी इक्वल रहे ये जरूरी नहीं है, ये वैरी करती रहती है. रियलिटी में आप सोचिए, प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल जितना हम लोग सेव करें उतना फर्म्स इन्वेस्ट करें? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. ठीक है. ये तो सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए और हम इक्विलिब्रियम पे आ नहीं पाते हैं. इट इज नॉट दैट इजी टू अटेन इक्विलिब्रियम लेवल. टारगेट था चैप्टर कंप्लीट करना, बट स्टिल वी आर लेफ्ट विद वन मोर टॉपिक, फुल एम्प्लॉयमेंट